Now today we will discuss about Raman effect. Now what is Raman effect? Raman effect. When a monochromatic light is incident on a transparent material or substance, substance may be liquid, it may be gas, it may be solid. Then some part of it is scattered, and when we observed the scattered radiation, we found three wavelengths in the scattered radiation. One wavelength is the same as that of the incident wavelength. जो एक वेवलेंथ होगी तरंगदैर्घ्य होगी वो तरंगदैर्घ्य उतनी होगी जो इंसिडेंट रेडिएशन की थी. एक दूसरी वेवलेंथ मिलेगी जिसकी वेवलेंथ जिस बीम की वेवलेंथ कुछ ज्यादा होगी. There will be another beam of light which will be having some larger wavelength in comparison of incident radiation. And there will be third one which is having some shorter wavelength in comparison of the incident radiation. तो इस प्रकार हमें तीन वेवलेंथ मिलती है. This effect is basically known as Raman effect. So let us discuss the demonstration of this effect. Now suppose this is scattering material, liquid, substance. This substance may be liquid, solid or gas. Now this is incident radiation having wavelength lambda. In scattering, we will find three wavelengths. Radiation of three wavelengths. One wavelength lambda, एक जो बीम है लाइट की इन स्कैटरिंग पैटर्न वही होगी उसकी वेवलेंथ जो इंसिडेंट रेडिएशन की है. एक बीम की वेवलेंथ कुछ ज्यादा होगी इंसिडेंट रेडिएशन के कंपैरिजन में, लैम्डा प्लस डी लैम्डा. और जो एक बीम है इसकी वेवलेंथ कुछ कम होगी. दिस विल हैव सम शॉर्टर वेवलेंथ इन कंपैरिजन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. तो इन दिस वे वी आर हैविंग थ्री वेवलेंथ्स. This effect was first observed by C. V. Raman on 28 February 1920. 28 फरवरी 1928 को सी वी रमन ने ये इफेक्ट पहली बार ऑब्जर्व किया था, पहली बार देखा था. और इसके 2 साल के बाद इन 1930 सर सी वी रमन was awarded by the prestigious award द नोबेल प्राइज इन 1930. तो ये जो 28 फरवरी है ये हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन साइंटिफिक हिस्ट्री में. एंड एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी ऑल ओवर द कंट्री वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे. इसमें हम नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हर साल 28 फरवरी को. और इस दिन हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पर हम डे की जगह पूरा वीक ही बनाते हैं. वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस वीक. और इस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, वी जस्ट ऑर्गेनाइज सम एक्टिविटीज, साइंस बेस्ड एक्टिविटी जो विज्ञान पर आधारित गतिविधियां हैं. साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए, विज्ञान का लोक व्यापीकरण करने के लिए हम ऐसे कंपटीशन कराते हैं. ड्रामा ऑन साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं और एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है. तो कई हम एक्टिविटी साइंस बेस्ड करते हैं 28 फरवरी को. तो ये इसका इंपोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस. दिस इफेक्ट इज रमन इफेक्ट. ये जो वेवलेंथ है लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये जो लाइन है, ये जो बीम है लाइन है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट बीम. तो दिस इज नोन एज स्टोक लाइन. दिस इज स्टोक्स लाइन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो वेवलेंथ ज्यादा मीन्स फ्रीक्वेंसी कम हुआ है. तो ये जो हमारी रे होगी, ये जो लाइन होगी हमारी, दिस इज नोन एज स्टोक्स लाइन. जिसकी वेवलेंथ कम है यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दिस इज नोन एज एंटी स्टोक्स लाइन. दिस इज एंटी
स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन्स आर सम वीकर, ठीक है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन्स इंक्रीजेज, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टोक्स लाइन। स्टोक्स लाइन्स ऐसी रहती हैं, ये पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, और ये अनमोडिफाइड होती है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता विद टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रमन इफेक्ट। अब इसमें जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है, दिस फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रे, दिस इज नोन एज रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट, this is Raman shift. This is the frequency of incident radiation, frequency of scattered radiation. Now come to Stokes lines. Stokes lines के लिए वेवलेंथ ज्यादा है, मीन्स फ्रिक्वेंसी कम है, यानी ये कम है फॉर Stokes lines. It means delta I is greater than delta S. This nu I is greater than nu S. It means this delta nu will be positive for Stokes lines. So this is positive for Stokes lines. For anti-Stokes lines, this is anti-Stokes lines में क्या है? Wavelength is shorter, means frequency ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा होगा. Nu S will be greater in comparison of nu I. It means this delta nu will be negative. This will be negative for anti-Stokes lines. Clear? So this is Raman effect. Now let us discuss the demonstration of this effect. तो पहले हम इसको ड्रॉ करता हूं मैं डेमोन्स्ट्रेशन को, उसका सेटअप कैसा बनता है, देन वी विल डिस्कस. And one important thing is that Stokes lines and anti-Stokes lines, these appear in pairs symmetrically on either sides of incident exciting lines. Now let us draw the experimental arrangement. This is, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. This is painted black. T. A. This is S. This is reflector R, और इसके सामने यहाँ पर ये विंडो है, W. This is convex lens.
This is spectrograph. This is the experimental setup for observing Raman effect. Now let us discuss one by one. Here, this is the experimental arrangement for photographing the Raman spectrum of a liquid. The liquid under study is filled in a special tube. This is the Pyrex tube, and this Pyrex tube known as Boots tube T, which contains a plain window W at one end, and the other end of this wood tubes is tapered and painted black at the other end. Now there is a long horizontal arc of mercury. This is the long horizontal arc of mercury, and this is a source of light. This long horizontal arc of mercury acts like a source of light. This is the source of light. And you will see that immediately above S there is a glass tube A. This glass tube A is filled with saturated solution of sodium nitrate. This solution of this sodium nitrate acts like a filter, and this tube acts like a cylindrical lens. This acts like a cylindrical lens, and this concentrates the light along the axis of the tube T. So this tube light acts like a cylindrical lens. Now here this is the sodium nitrate solution saturated, and this solution act like a filter. जो मैंने पहले कहा था फिल्टर की तरह काम करेगा, और ये फिल्टर क्या काम करेगा? It absorbs ultraviolet light of mercury from the source, but transmits blue light of wavelength 4358 एंगस्ट्रॉम. तो इस लाइट को तो ये ब्लू लाइट को तो ये ट्रांसमिट कर देगा यहाँ से, बट जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है यहाँ से जो आ रही है मर्क्यूरी सोर्स से, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इन दिस वे दिस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन एक फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है. नाउ देयर इज ए पोलिश्ड रिफ्लेक्टर R. This is a polished reflector R laid over the tube T, and this reflector increases the illumination. ये illumination को increase कर देता है, increases the intensity of illumination. The scattered light emerging from the flat end of the tube T is focused on the slit of the spectroscope, and a long exposure eats a photograph. The photograph of the spectrum shows in addition to the incident light faint lines on either side of it. तो हम इस apparatus के थ्रू, स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू वी कैन ऑब्जर्व दिस Raman effect. ये लाइन्स हम यहाँ से देख सकते हैं. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द Raman effect. Now the main question is why there are three lines in scattered radiation. तो हम ये इनका जो रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी. ये क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. तो वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एंड फोटॉन्स मीन्स bundles, packets of energy, and we know the energy of one photon is h nu. If nu is the frequency of the radiation of the light, तो then photon की जो एनर्जी होगी that will be h nu. अब इसमें एक चीज देखने की बात है, here this incident radiation interact with the material. जो मटेरियल हमारा इसमें भरा हुआ है सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड और गैस. तो यहाँ पर हमारा जैसे लिक्विड है, तो दिस रेडिएशन कोलाइड विद द photons. Radiation means photons. Photon collide
with the molecules of the material. तो there will be collision between photon and the molecules. अब जब ये फोटोन और मोलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होगा तो देन 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, रेडिएशन पड़ा और कोलिजन हुआ एंड आफ्टर कोलिजन देयर विल बी स्कैटरिंग. रेडिएशन हमारा स्कैटर हुआ विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी एनर्जी. तो मीन्स जैसे हमारा रेडिएशन पड़ा था वैसे रेडिएशन हमारा सच चला गया. देयर विल बी नो चेंज इन द एनर्जी, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. तो एक वेवलेंथ हमें आफ्टर स्कैटरिंग को ही मिल रही है जो हमारे इंसिडेंट वेवलेंथ थी. तो दिस इज द रीजन फॉर दिस वेवलेंथ. क्लियर? देयर विल बी नो गेनिंग और लूजिंग ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो स्कैटरिंग में हमारा सेम वेवलेंथ मिल रही है. नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, जब फोटॉन्स मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सम एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस. सपोज फोटोन ने वो एनर्जी जो ट्रांसफर की मॉलिक्यूल्स को, इसके मॉलिक्यूल्स को, दैट इज डेल्टा ई. इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी थी? एच न्यू. एच न्यू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. ठीक है, जो फोटोन पढ़ रहे हैं यहां पर उसकी एनर्जी है एच न्यू. अब सम पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल. तो नाउ न्यू एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस डेल्टा ई. दिस विल बी न्यू एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग. तो कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन हुआ और स्कैटरिंग के बाद हमें स्कैटरिंग हुई और स्कैटरिंग हमें ये एनर्जी मिली. ठीक है, अब ये जो एनर्जी मिली, दिस एनर्जी इज लोअर इन कंपेरिजन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी. सपोज दिस इज एच न्यू डैश. ये तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है. इतने एनर्जी फोटोन ने मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दी टू एक्साइट द मॉलिक्यूल. ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई. तो जो स्कैटरिंग में जो बीम मिलेगी, जो लाइन मिलेगी, जो रेडिएशन मिलेगा, दैट विल बी ऑफ इसोमोलर एनर्जी. मीन्स दिस एनर्जी इज इसोमोलर देन एच न्यू. तो अब एनर्जी कम हुई आफ्टर स्कैटरिंग. एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी कम हुई, मीन्स वेवलेंथ ज्यादा हुई, वेवलेंथ बढ़ी. तो वेवलेंथ बढ़ी यहां पर. क्लियर? तो इन स्कैटरिंग देयर विल बी a line of longer wavelength. This is the reason of this longer wavelength. Now there will be third possibility that there are some molecules that are already in excited states. ये कुछ molecules हैं substance के जो पहले से ही excited states में हैं. Clear है? Now there will be collision of photon with the excited molecules. और excited molecules means ये मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है पहले से ही ज्यादा है. नाउ व्हाट विल इन दिस केस? तो इन दिस केस फोटोन एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम द एक्साइटेड मॉलिक्यूल. सपोज दैट फ्रिक्शन इज डेल्टा ई. डेल्टा ई क्या है? जो फोटोन ने ऑलरेडी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स थे उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली. तो जब स्कैटरिंग होगी तो स्कैटरिंग में क्या होगी? फोटोन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी बाई सम अमाउंट डेल्टा ई. तो शुरू में एनर्जी थी एच न्यू. अब एनर्जी कितनी हुई? स्कैटर्ड रेडिएशन की, स्कैटर्ड फोटोन की, एच न्यू प्लस डेल्टा ई. दिस द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन. सपोज दिस इज एच न्यू डबल डैश. ये क्लियर है यहां से कि दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन एच न्यू. दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन एच न्यू. तो अब हमारी इस फोटोन की एनर्जी, स्कैटर फोटोन की एनर्जी हमारी बढ़ी. एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ी, मीन्स वेवलेंथ कम हुई. तो दिस इज द रीजन फॉर इसोमोलर वेवलेंथ इन द स्कैटरिंग पैटर्न. ये इसोमोलर वेवलेंथ हमको मिली. तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द रीजन ऑफ दीज 3 वेवलेंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ
quantum theory, Planck's quantum theory. Now, let us discuss some important applications of Raman effect. This effect is very important and plays a vital role in various scientific industries. किस तरह से अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज में ये रोल प्ले करता है, इसको हम देखते हैं रमन इफेक्ट को. Number one, और यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, वी हैव डिस्कस अबाउट जो एक्साइटेड मोलिक्यूल्स. थर्ड केस जो लिया था कि ऑलरेडी सम मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल आर ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट्स. तो ये जो नंबर है एक्साइटेड स्टेट्स में जो मोलिक्यूल्स है उनका नंबर बहुत कम होता है. वेरी फ्यू molecules of the materials are in excited state, already in excited state. So that's why the number of these lines with shorter wavelengths are small, और इसलिए इनकी इंटेंसिटी कम होती है. These lines are means anti-Stokes lines are, these lines are anti-Stokes lines and the intensity of anti-Stokes lines is small. These lines are weaker. Now applications of Raman effect. Applications of Raman effect. Let us discuss applications. First application is the Raman effect is a powerful tool the Raman effect is a powerful tool for studying the molecular structure of compound and crystals. Compounds and crystals. This is the application of Raman effect. Second application of this effect is that this effect gives valuable informations about the arrangement of atoms, about the arrangement of atoms in a particular molecule. This is one of the important application of Raman effect. Now third application may be that this effect, Raman effect, supplies important information such as spin and statistics of nucleus.
Now, fourth application. This effect is widely used in industries or factories. For studying the composition of mixtures, plastics, etc. Now, fifth application, advent of lasers has revived the field of research of Raman spectroscopy. As laser Raman spectroscopy. तो दीज आर इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ रमन इफेक्ट। तो इस प्रकार से हम अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग स्टडी के लिए वी कैन यूज रमन इफेक्ट। तो दिस इज ए इंपोर्टेंट इफेक्ट। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रमन इफेक्ट एंड फ्लोरोसेंस। There are some differences between Raman effect and fluorescence. In Raman effect and fluorescence, in both cases, we get a wavelength of a beam of new wavelength. So let us discuss the effect. Raman effect and fluorescence. And fluorescence. Raman effect and fluorescence resemble each other in that the incident light in both cases suffers a change in the wavelength, and the lines of new wavelengths appear in the spectrum of either. But Raman effect is quite different from the fluorescence. So let us discuss the difference between Raman effect and fluorescence. This is Raman effect. यहाँ पर हमने Raman effect लिया, यहाँ पर fluorescence। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं क्या क्या डिफरेंस है। Now we know that in Raman effect we are having wavelengths, shorter wavelengths and
longer wavelengths in the scattering beam. तो यहाँ पर हमें longer और shorter दोनों wavelength मिल रही है यहाँ पर. Number 1, spectral line have frequencies or wavelength greater and lesser than the incident frequency. What will happen in case of fluorescence? In fluorescence, frequencies of the lines in fluorescent spectrum are always less than the incident frequency. तो इसमें हमेशा क्या मिलती है? Always less than the incident frequency. क्लियर? यहां पर तो हमें दोनों फ्रिक्वेंसी मिल रही है, लेस देन एंड ग्रेटर देन. वहां पर केवल ऑलवेज लेस देन फ्रिक्वेंसी मिल रही है इन फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रम. नाउ सेकंड डिफरेंस, हियर द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स of Raman lines are determined by the scatterer rather than the frequencies themselves. क्लियर? यहां पर क्या होगा? इन केस ऑफ रमन इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स ऑफ रमन लाइंस आर डिटरमाइंड बाय द स्कैटरर. मींस जो मटेरियल है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, सब्सटेंस है, ये उससे डिटरमाइन हो रही है. वहां पे क्या हो रहा? इन द केस ऑफ फ्लोरोसेंस, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फ्लोरोसेंट लाइंस आर डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द स्कैटरर. यहां पर फ्रीक्वेंसीज ऑफ fluorescent lines are determined by the nature of scatterer. This is the second difference between Raman effect and fluorescence. Third difference, these Raman lines are strongly polarized. Are strongly polarized. और वो क्या होती हैं? दे आर नॉट पोलराइज्ड. लाइन्स आर नॉट पोलराइज्ड मीन्स दीज लाइन्स आर अनपोलराइज्ड लाइन्स. तो ये रमन इफेक्ट और फ्लोरोसेंस में दोनों में डिफरेंस आया कि क्या क्या डिफरेंस इसमें होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न we will discuss other topics. Thank you.